नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डेली एडिटोरियल डिस्कशन 29 मार्च 2023 में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ लॉफेयर, लॉ का गलत प्रकार से इस्तेमाल करना। ये जो राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसमें कुछ लीगल ओवरऑल अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं और लीगल व्यू पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में बात करेंगे। टेकेड, डाटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में बात की गई, इसको देखेंगे। स्ट्रीट डॉग्स और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें मेनका गांधी डॉग्स के फेवर में बात कर रही है। मेनका गांधी एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट है, आप सबको पता है, तो ये क्या पॉइंट सामने पेश कर रही है इसके बारे में बात करेंगे। पंजाब में स्लीपर सेल्स एक्टिव है, इसको लेके एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। रिजर्वेशन कोटा, ये जो कर्नाटका ने किया है कि जो मुस्लिम्स का 4% रिजर्वेशन हटा के लिंगायत और वोकालिगास को दे दिया है, इसके रिस्पेक्ट में व्यू पॉइंट दिया जा रहा है। और नेथन्याहू ने जो रिट्रीट की है यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स के बिल को अभी के लिए रोक दिया है अंडर प्रोटेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज, कुछ रिपीटेड आर्टिकल्स हैं, उनमें भी रेलेवेंट पॉइंट्स देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ दोस्तों इस पर्टिकुलर लेक्चर को शेयर करें, इस पर्टिकुलर लेक्चर के रिकमेंडेशन को यूट्यूब की एल्गोरिदम में बढ़ाने के लिए, ठीक है। गौतम भाटिया साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, पहला डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ लॉफेयर। ये राहुल गांधी जी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये मैं आपको यहां पे समझाता हूं। लॉफेयर का मतलब होता है ओवरऑल लॉ एंड वॉरफेयर, ठीक है। मतलब अगर आप लॉ का वेपनाइजेशन करते हो, लॉ को एक वेपन, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो और उस हथियार से आप सामने वाले अपोनेंट को डराते हो, उसको नुकसान पहुंचाते हो, उसको डीलेजिटिमाइज करते हो, तो थ्राइविंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में ये सही नहीं है। थ्राइविंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में जुडिशरी को यह पता होता है कि पावरफुल पॉलिटिकल फिगर लॉफेयर का इस्तेमाल करते हैं अपने राइवल्स के अगेंस्ट। इसलिए जुडिशरी हमेशा यह कोशिश करती है कि ओवरऑल लॉफेयर का गलत प्रकार से ना प्रयोग हो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में। अब राहुल गांधी जी के इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं। कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से राहुल गांधी जी। सूरत की एक कोर्ट में इनका क्रिमिनल डेफेमेशन हुआ और बाद में इनको अगले ही दिन लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2019 कोलर कर्नाटका में एक पॉलिटिकल स्पीच दी थी जहां पे मोदी 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 सारे थीव्स होते हैं, नीरव मोदी थीव हैं, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये नाम यहां पे इन्होंने ले लिया। लेकिन ओवरऑल इनके अगेंस्ट जो डेफेमेशन केस फाइल हुआ था ना, वो डेफेमेशन केस एक पुर्नेश मोदी नाम के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने किया था गुजरात से। अब सबसे पहले तो जिस प्रकार से सूरत की कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया है, इसको क्वेश्चन कर रहा है ऑथर यहां पे बोल रहा है कि पहले तो इस पर्टिकुलर केस पे 1 साल का लंबा स्टे था, फिर एकदम से उस कोर्ट में जज बदलता है और जज के बदलने के बाद इस केस में एक सडन तेजी आती है और 1 महीने के अंदर अंदर डेफेमेशन केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी जाती है। तो सूरत कोर्ट के अंदर पहले जो जज बैठा था वो इस पे एक्शन नहीं ले रहा था उतना, लेकिन एकदम से जज बदलता है और वो 1 महीने के अंदर सजा सुना देता है, तो दिस इज अंडर क्वेश्चन। पहले तो इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं ऑथर। उसके बाद ऑथर यहां पे ये बोल रहे हैं कि 2 साल की सजा भाई आपने कैसे दे दी। 2 साल की सजा अपने आप में बहुत बड़ी होती है। डेफेमेशन के केस में जो मैक्सिमम क्वांटम है वो 2 साल के इंप्रिजनमेंट का है, और अगर आप पिछले कुछ सालों का डाटा उठा के देखोगे तो जल्दी आपको ऐसा कोई केस ही नहीं मिलेगा जहां पे डेफेमेशन के अंदर 2 साल की सजा हुई हो। जो मैक्सिमम पेनाल्टी है वो रेयरली अवॉर्ड की जाती है, क्योंकि डेफेमेशन एक स्पीच ऑफेंस है। यहां पे आप जाके किसी को मार नहीं रहे हो, ठीक है ना, किसी के खिलाफ वायलेंस नहीं यूज कर रहे हो, आप बोल के उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप बोल के उसकी इमेज खराब कर रहे हो तो प्योर स्पीच ऑफेंस में 2 साल की सजा देना, लेंथी पीरियड्स ऑफ जेल इनकार्सरेशन देना, ये सही नहीं है। और एक्चुअली में 2 साल की सजा को इस बात से भी कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि 2 साल की सजा ही चाहिए थी ओवरऑल राहुल गांधी जी को लोकसभा की सीट से डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो अपने आप में यहां पे भी जो कोर्ट का एक्शन है वो क्वेश्चनेबल है, और इन सब चीजों का पब्लिक भी ध्यान दे रही है, पब्लिक भी नोटिस ले रही है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। उसके बाद यहां पे क्या बताया जा रहा है कि जो डेफेमेशन का लॉ है, वो डेफेमेशन का लॉ एक इनडेफिनिट क्लास ऑफ पीपल के अगेंस्ट नहीं लगाया जा सकता। एक इंडिविजुअल ये क्लेम नहीं कर सकता कि एक क्लास ऑफ पीपल के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो उसके ऊपर पर्सनल अटैक हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑथर यहां पे बोल रहा है कि कोई इंडिविजुअल बोले कि सारे लॉयर्स चोर हैं, ऑल लॉयर्स ऑफ थीफ, तो इस बेसिस पे इंडिया के अंदर कोई भी लॉयर खड़ा होके डेफेमेशन केस फाइल नहीं हो जाता कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से उसकी पर्सनल, आप कह लो नुकसान हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, उसको पर्सनली इफेक्ट हुआ है। तो उसी प्रकार से अगर मोदी कम्युनिटी के ऊपर यहां पे अटैक हुआ है,
तो जिन मोदीज का नाम लिया, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, अगर उनमें से कोई केस फाइल करता है तो एक अलग बात बैठती है। लेकिन पूर्णेश मोदी, जिनका सीधा सीधा नाम भी नहीं लिया गया है, वो यहां पे सामने आके बोल रहे हैं कि मेरे को नुकसान हुआ है और उसके बेसिस पे 2 साल की सजा भी सुनवा दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। और ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है सूरत की कोर्ट का, ये एपेलेट अथॉरिटी में चल नहीं पाएगा। मतलब जो हायर एपेलेट अथॉरिटी है वो इस पर्टिकुलर डिसीजन को ओवर रूल कर देंगी, उड़ा देंगी, ऐसा कुछ यहां पे बोला जा रहा है। ये तो मैं आपको पहले, देखिए लीगल एंगल्स में आपको ज्यादा नहीं जाऊंगा। सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप जितना की सजा हुई उतना तो जेल में काटोगे और उससे निकलने के बाद 6 साल के लिए और डिस्क्वालीफाइड रहोगे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2013 तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर सेक्शन 8 क्लॉज 4 में यह लिखा हुआ था कि 3 महीने के अंदर अगर आप अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर देते हो तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। अब 2013 में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, जो मर्डरस थे, रेपिस्ट थे, जो सीरियस क्राइम्स करके बैठे थे, वो सेक्शन 8 क्लॉज 3 में जब डिस्क्वालीफाई होते थे बड़ी मुश्किल से केस चलने के बाद, तो सेक्शन 8 क्लॉज 4 में अपील करके अपने डिस्क्वालिफिकेशन को रोक लेते थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के लिली थॉमस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, सेक्शन 8 क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और यह बोला कि ओवरऑल जैसे ही कोई कन्विक्ट होता है 2 या 2 साल से ज्यादा के लिए तो वो इमीडिएट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब उसको आप शैल बी डिस्क्वालीफाइड कर दोगे, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, शैल बी डिस्क्वालीफाइड। और पिछले कुछ एडिटोरियल्स में मैंने बात भी की है कि कुछ पॉलिटिकल पेंडिट्स का बोलना है कि शैल बी डिस्क्वालीफाइड के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है डिस्क्वालिफिकेशन करने की, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के पास नहीं। तो यहां पे ओवरऑल बहुत अलग अलग लीगल पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ये जो मिस्टर राहुल गांधी जी के अगेंस्ट डिस्कशन, मतलब जो भी डिसीजन आया है, ये डिसीजन हायर कोर्ट में पर्टेन नहीं करेगा। लेकिन अगर इस प्रकार के डिसीजंस को ओवरटर्न नहीं किया जाता है तो ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ लॉफेयर कहलाएगा। लॉफेयर मतलब लॉ का गलत प्रकार से इस्तेमाल करके आप पॉलिटिकल अपोनेंट को दबा रहे हो और इसके ऊपर अगर हायर कोर्ट्स एक्शन नहीं लेती तो फिर इस तरीके के लॉफेयर को आप नॉर्मलाइजेशन कर दोगे। नॉर्मलाइजेशन मतलब आप नॉर्मल तरीके से इस लॉ को गलत प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो। अगला आर्टिकल, द नीड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक सेफगार्ड्स इज टेकेड. The Digital Personal Data Protection Bill must serve as a basic layer of protection with sectoral regulators having the ability to build on this. इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी 2026 तक $1 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी। लोग डिजिटल हो रहे हैं बहुत तेजी से, चाहे शॉपिंग हो, सोशलाइजिंग हो, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट सर्विसेज हो, हम डिजिटलाइजेशन को अपना रहे हैं और उसके चलते जो हमारा पर्सनल डाटा है वो यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। ये डाटा किस प्रकार से बाकी प्लेयर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 लेके आया गया। इसको रिसेंटली प्रपोज किया गया 5 साल के डिस्कशन और डिलिब्रेशन के बाद। इस पर्टिकुलर बिल में सिटीजन्स के पर्सनल डाटा के ऊपर कंट्रोल की बात की गई है, जो डाटा कलेक्ट करती एजेंसीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, कुछ सेक्टोरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस लेके आए गए हैं वगैरह वगैरह। अब ओवरऑल इस पर्टिकुलर बिल के कुछ प्रोविजंस को ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सेक्टोरल रेगुलेशन की बात की जाए तो ग्लोबल अप्रोचेस के साथ साथ इंडिया की अप्रोच को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है 2022, इसके सेक्शन 29 में क्या बोला गया है, दैट द प्रोविजंस ऑफ द बिल विल कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट क्रिएट एग्जेम्पशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेगुलेशन। अभी के लिए जो डाटा प्रोटेक्शन को लेकर रेगुलेशन है उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजंस, लेकिन अगर कोई मिसमैच हो जाता है तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजंस डोमिनेंट होंगे। ठीक है, फिर ओवरऑल रेगुलेटरी गैप्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है ये बिल। ओवरऑल पर्सनल डाटा को अलग अलग डाटा इंटरमीडिएट्स किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगी इस चीज के रेगुलेशन को लाने की कोशिश कर रहा है। बट ओवरऑल ऑथर यहां पे बोल रहा है कि ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जो छूट गए हैं, जो इस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में पूरी तरीके से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी ये हाईली कंटेक्चुअल टॉपिक्स हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, डाटा को कलेक्ट करने की वजह क्या है और ओवरऑल अगर उस डाटा का गलत प्रकार से इस्तेमाल हो तो उसके एसोसिएटेड रिस्क क्या है। इस प्रकार के इतने डाइवर्स और डायनेमिक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस में अगर आपको रेगुलेशन लाना है तो आपको प्रॉपर एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा। सेक्टोरल एक्सपर्टीज यहां पे जरूरी है। इट ऑफर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर इंक्लूडिंग मार्केट डायनेमिक्स, टेक्नोलॉजीज, रिस्क एंड बिजनेस मॉडल।
ग्लोबल कम्युनिटी की बात की जाए तो ग्लोबल कम्युनिटी ने दो मेजर अप्रोचेस अपनाई हैं प्राइवेसी और डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी को रेगुलेट करने के लिए, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन वगैरह हैं। ग्लोबल कम्युनिटी में यहां पे बात किसकी की जा रही है, तो एक तो यूरोपियन यूनियन की जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की बात की जा रही है। यूरोपियन यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक लैंडमार्क आप कह लो बिल की तरह माना जा रहा है। इंडिया में जब भी हमारा जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल उसके प्रोविजंस को कंपेयर किया जाता है ना, तो यूरोप के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से कंपेयर किया जाता है और हर एस्पेक्ट में हमारा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल कमजोर बताया जाता है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स में भी सेक्टोरल अप्रोच चल रही है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लॉ हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट हेल्थ केयर के लिए, फिर ग्राम लीच बिले एक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो बेसिकली स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज डाटा प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में आप कह लो यूएस में नियम कानून है, तो यूरोप में ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव नियम कानून है, बट यूएस में सेक्टर वाइज नियम कानून है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूरोप के अंदर जीडीपीआर है तो वहां पे सेक्टर वाइज नियम कानून नहीं है, वहां पे हेल्थ केयर और अलग अलग सेक्टर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक नियम कानून भी है। इनफैक्ट यूरोप का जीडीपीआर अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज को यह लेवरेज भी देता है कि वो अपने कुछ लोकल नियम कानून भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में जीडीपीआर से ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम कानून जर्मनी ने लगा रखे हैं। जर्मनी में बीडीएसजी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, बुंदेसडेटेंशुट्स गेजेट्स। तो इसके अंदर ओवरऑल पर्सनल डाटा का वायलेशन अगर होता है तो जीडीपीआर के अंदर जो एक्शन होगा वो अलग होगा। जर्मनी की सरकार अपना खुद का एक्शन लेगी। यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है आपका जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, उसमें हर ईयू मेंबर की स्टेट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी से रिप्रेजेंटेशन है। इंप्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन कैसे होगा जीडीपीआर का, ये यहां पे ईडीपीआर डिस्कस करता है, सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज को डिस्कस करता है वगैरह वगैरह। वहीं पे अगर आप देखो तो अमेरिका का जो सेक्टोरल अप्रोच है ना उसको फ्लॉड बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यूरोप के अंदर है जीडीपीआर, जीडीपीआर के अंदर बना दिया आपने यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बिल। अब यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बिल कंप्रिहेंसिव एंड कंसोलिडेटेड तरीके से डाटा मैनिपुलेशन और डाटा आप कह लो लीकेज की प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहा है। अगर आप अमेरिका में जाते हो तो अमेरिका में अलग अलग सेक्टर्स में डाटा प्रोटेक्शन की सेक्टोरल अप्रोच है। वो अलग अलग सेक्टर्स कभी कभी क्या करते हैं कि इनकंसिस्टेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। ओवरलैपिंग मतलब हेल्थ केयर का जो डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी होगी वो किसी और पर्टिकुलर फील्ड की डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी के साथ मिसमैच होगी या ओवरलैप हो रही होगी या वहां पे ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज निकल के आ जाएंगे। तो अमेरिका की सेक्टोरल अप्रोच टू डाटा प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में यूरोप की जो जीडीपीआर है और वहां पे जो यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बनाने वाला काम है इसकी ज्यादा तारीफ की जा रही है। और जो जीडीपीआर मॉडल के अंदर ही जो बोर्ड बनाया गया ना यूरोप में, यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, अगर कुछ ऐसा बोर्ड इंडिया में हो जाता मजा आ जाता। प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड रेगुलेशन करता है यूरोप के अंदर, बट इंडिया के अंदर जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जा रहा है ये रेगुलेटर नहीं है, इट इज अ ग्रीवेंस एजेंसी। तो अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के सामने जाके अपनी परेशानी व्यक्त कर सकता है, वो ग्रीवेंस रिडर्सल करेंगे। लेकिन ओवरऑल सेक्टर को रेगुलेट करने की ताकत डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास नहीं है। तो एक्चुअली में अगर आपको कुछ करना है तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को रेगुलेशन की ताकत देनी पड़ेगी। इससे पहले जो बिल आया था पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पे, जो सालों तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रहा था, उसमें जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही थी वो एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बननी थी। लेकिन सरकार ने जो लेटेस्ट वर्जन यहां पे पेश किया है ओवरऑल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022, उसके अंदर जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है दैट इज नॉट अ रेगुलेटर, दैट इज जस्ट अ ग्रीवेंस रिडर्सल एजेंसी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 है इसके करंट ड्राफ्ट को चेंज करना, कुछ इस प्रकार से चेंज करना कि वो कंटेक्चुअली सिटीजंस के पर्सनल डाटा को बचा पाए, ग्रेटर क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाए, इंटरसेक्टोरल रेगुलेशंस में प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन कर पाए, एक राइट बैलेंस ढूंढ पाए। फिर आगे बात करते हैं डाटा प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में। अगर आप देखो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव दिया है स्टोरेज ऑफ पेमेंट डाटा को लेकर, मतलब बेसिकली सेक्टोरल रेगुलेशंस की बात की जा रही है अलग अलग सेक्टर्स में। तो जिस प्रकार से सेक्टोरल रेगुलेशन इंडिया के अंदर हो रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टिव है स्टोरेज ऑफ पेमेंट डाटा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी है, तो नो डाउट ये एक्सटेंसिव इंडस्ट्री कंसल्टेशन और एक्सपर्ट इनपुट से बने हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूरोप में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यूरोप में जीडीपीआर है, यूरोप में यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है। तो उस प्रकार से इंडिया के अंदर भी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल और एक्सपेंडेड होना चाहिए और इंडिया का जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है इसके पास रेगुलेशन की ताकत होनी चाहिए।
तब जाके ओवरऑल इस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का कोई कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होगा। ठीक है भाई, फिर अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रीट डॉग्स ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। मेनका गांधी जी का एक आर्टिकल है और ये एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो आर्टिकल होगा, अगर स्ट्रीट डॉग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये थोड़ा डॉग प्रो बात कर रही है। अब ये बता रही है इनके कुछ पॉइंट्स कुछ लोगों को थोड़े कंट्रोवर्शियल लगेंगे, मैं न्यूट्रल तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पिछले 25,000 सालों से हम लोग डॉग्स के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। डॉग हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट और कंपेनियनशिप प्रोवाइड करते हैं, वो लॉयल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन आज की डेट में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है डॉग्स की तरफ, कैट्स की तरफ, काउस की तरफ, बर्ड्स की तरफ, क्रिएचर्स की तरफ। ठीक है ना, जब हम उनके प्रति इंटॉलरेंस दिखाते हैं तो हम अपने आसपास के लोग जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, कोवर्कर्स, उनके प्रति भी मतलब इंटॉलरेंस दिखाते हैं। तो बेसिकली जो इंसान दूसरे एनिमल्स के प्रति, दूसरे स्पीशीज के प्रति टॉलरेंस नहीं रख सकता, वो अपने स्पीशीज के प्रति भी टॉलरेंस नहीं रख पाएगा, ऐसा यहां पे बोल रही हैं। फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के हेड से काफी परेशान लग रही हैं यहां पे ओवरऑल मेनका गांधी जी। आज की डेट में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को प्रॉपर जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई स्ट्रीट डॉग्स को एंटरटेन करने पे कुछ नियम कानून लगा रखे हैं। अक्सर कर आपने देखा कि जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज को कुत्ते ने काट लिया। अभी रिसेंटली न्यूज निकल के आई कि हैदराबाद के अंदर एक छोटे बच्चे को कुत्तों ने मार दिया। अब मेनका गांधी जी यहां पे क्या बोल रही हैं कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो इलेक्टेड हेड्स होते हैं ना, उनके पास कोई ताकत वाकत होती नहीं है, तो उनके पास बस यही ताकत होती है कि गेट पे कौन सा गार्ड बैठेगा और वो गार्ड को ये बोल के रहते हैं कि कुत्ते अंदर नहीं घुसने चाहिए। मतलब शायद मेनका गांधी बड़ी बड़ी सोसाइटीज में कुत्तों को घुसेड़ के रखना चाहती है, स्ट्रीट डॉग्स को। अब देखिए, जो डॉग्स लवर है उनको ये समझना पड़ेगा कि जितना वो डॉग से प्यार करते हैं बाकी लोग उतना डॉग से एसोसिएटेड नहीं है। हर इंसान पेट से उतना प्यार नहीं करता। कुछ लोगों को ओवरऑल डॉग्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंस अपने पास में अनकंफर्टेबल लगती है। आप अगर डॉग को पसंद करते हो, कैट को पसंद करते हो किसी, अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो लोग कैट प्रेमी होते हैं उनके आसपास कैट घूमती रहती है, उनकी टेबल पे आके बैठ जाती है, उनके साथ में आके कुर्सी में बैठ जाती है, कोई टेंशन नहीं, उनकी गोद में बैठ जाती है। जो कैट लवर है वो करता है, बट जो नहीं है उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो बैठ के खाना खा रहा है और बिल्ली आसपास घूम रही है, आपकी टेबल पे चढ़ रही है। तो ये हर इंसान की पर्सनल परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज को कितना टॉलरेट कर सकता है। अब इस कंटेक्स्ट में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज के अंदर जो डॉग लवर्स हैं वो डॉग्स को फीड करते हैं बड़ी क्वांटिटी में। इनफैक्ट मैं पवई में जिस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर रहता हूं, वहां पे ओवरऑल मेरी जो सोसाइटी का ग्रुप है उसमें अक्सर कर डॉग्स को लेकर बहस हो जाती है। बहुत सारे लोग डॉग्स के फेवर में बात करते हैं, बहुत सारे लोग अगेंस्ट बात करते हैं। तो मेनका गांधी यहां पे बोल रही हैं कि जो गार्ड है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की, वो डॉग्स को कंसिस्टेंटली हैकल करते हैं, डॉग्स इससे नर्वस हो जाते हैं। ठीक है ना, डॉग्स तो पीसफुली रह रहे हैं, उनको टारगेट करते हैं बाकी लोग। अब इस बात को लेके दोस्तों बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं। जो डॉग लवर्स हैं वो बोलेंगे मेनका गांधी सही बोल रही हैं, और जो डॉग लवर्स नहीं है वो बोलेंगे मेनका गांधी बिल्कुल गलत बोल रही हैं। एक बात जो मुझे यहाँ पे मेनका गांधी जी की अच्छी नहीं लगी वो ये है कि हैदराबाद के अंदर ओवरऑल एक पर्टिकुलर बच्चे को कुछ कुत्ते ने मार दिया। ठीक है ना, अब मेनका गांधी जी बोल रही कि वो बच्चा तो पहले इन एनिमल्स को टीज करता था, उनको मारता था। उस सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने बार बार बच्चे के फादर को बताया कि अपने बच्चे को समझाइए। फिर उस सोसाइटी का जो वॉचमैन है और उसका जो फादर है बच्चे का, वो वॉचमैन को खाना नहीं खिलाने देता था कुत्ते को। पिछले कुछ 3-4 दिन से खाना नहीं मिला था, तो इसलिए कुत्ते बहुत ज्यादा हैकल्ड हो गए थे, इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया। तो देखिए ये लॉजिक यहां पे नहीं चल पाएगा। एक बच्चा यहां पे जान से गया है और उसके बाद भी अगर आप डॉग्स को जस्टिफाई करोगे तो कुछ समझ सा नहीं आया, बट चलिए ठीक है। ये साफ साफ ये बोल रही है कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं वो डॉग्स को, कैट्स को, पिजन्स को हैकल करते हैं, उनको परेशान करते हैं। जब ये जानवर प्रेशर में आ जाते हैं तो फिर ये अटैक करने लगते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, मेनका गांधी जी का ये बोलना है कि डॉग्स तब एग्रेसिव होते हैं जब उन्हें कोई थ्रेट नजर आता है। अगर उनको लगता है कि उनको कोई अटैक कर सकता है या फिर उनके खाने को, उनके लिटर को कोई अटैक कर सकता है, तब वो यहां पे एग्रेसिव होते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में लोगों को डॉग्स की तरफ काइंड होना चाहिए, मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो कि नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किए, अलग अलग कोर्ट्स ने सेटअप किए। कॉलोनियल टाइम्स के समय पे अब देखिए मेनका गांधी जी क्या कंपैरिजन कर रही हैं। अंग्रेजों के राज के समय पे डॉग्स और इंडियंस कहीं पे भी घुसने पे अलाउड नहीं थे। हम दोनों को वायलेंस और कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट किया जाता था। फिर एक समय पे स्ट्रीट डॉग्स को बड़े नंबर्स में मारा गया, ऐसा लगा कि उनको मार देंगे तो उनकी आबादी कम हो जाएगी। लेकिन जब स्ट्रीट डॉग्स को एक समय पे ज्यादा मार दिया तो लंदन प्लेग फैल गया 1655 में। जी हाँ,
जब लंदन प्लेग फैला 1665 में, वो इसलिए फैला चूंकि 2.5 लाख डॉग्स और कैट्स को मार दिया गया। चूंकि 2.5 लाख डॉग्स और कैट्स को मार दिया गया तो माउस की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई। माउस का तो शिकार करते हैं ना कुत्ते और बिल्लियां, तो जब कुत्ते बिल्ली मर गए तो माइस की पॉपुलेशन बढ़ गई। 70% ह्यूमन पॉपुलेशन इरेडिकेट हो गई चूंकि ब्लैक डेथ पेंडेमिक फैल गया। इसकी एक वजह क्या थी? चूंकि आपने कुत्तों को मार दिया, बिल्लियों को मार दी, तो जो माउस का शिकार करने वाली पॉपुलेशन थी वो बची ही नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल मेनका गांधी जी क्या सॉल्यूशन दे रही है? तो उन्होंने बोला कि देखिए, स्ट्रीट्स के ऊपर जो डॉग्स का एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन, इसको रोकने की जरूरत है। एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स एबीसी रूल ऑफ 2001 ये रिकमेंड किए गए हैं WHO के द्वारा, ठीक है ना भाई। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा भी कुछ गाइडलाइंस निकाली गई। इन गाइडलाइंस के हिसाब से हम डॉग पॉपुलेशन में, रेबीज में और एग्रेशन ऑफ डॉग्स में एक सस्टेन्ड डिक्लाइन लेके आ सकते हैं। इस सस्टेन्ड डिक्लाइन के लिए आपको डॉग्स को हटाने की, उनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सस्टेनेबल तरीके से उनको पालो। अब डॉग्स का मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर बजट नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, करप्ट और इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, लोकल अथॉरिटी साइंटिफिकली स्ट्रीट डॉग की पॉपुलेशन को मैनेज नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। फिर मेनका गांधी जी ये बोल रही हैं कि हमारे देश में हर 100 आदमी भी अगर एक कुत्ता अडॉप्ट कर ले तो कोई कुत्ता सड़क पे ना रहे। अब देखिए, कुत्ता अडॉप्ट करना एक पर्सनल चॉइस है। हर कोई कुत्तों के साथ या पेट्स के साथ उस लेवल पे एसोसिएट नहीं कर पाता। फिर मेनका गांधी जी बोल रही हैं कि इंडिया के अंदर आज की डेट में पेट डॉग्स का एक बिजनेस सा चल रहा है, क्रूअल पपी मिल्स चल रही है, डिंजी पेट शॉप है, सब लोग पेट शॉप्स में जाते हैं और फॉरेन ब्रीड के कुत्ते खरीदना चाहते हैं। वो इंडिया के स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर में पालना नहीं चाहते हैं, जबकि इंडिया के स्ट्रीट डॉग्स के अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी है, वो ज़्यादा इमोशनल है। इस तरीके की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। फिर ये मेनका गांधी जी बोल रही हैं कि तमिलनाडु के अंदर आज भी 3000 इलीगल पेट शॉप्स और ब्रीडर्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं। ये कैसे प्रोलिफरेट कर रहे हैं, इनको यहाँ पे क्यों नहीं रोका जा रहा है? तो ये सब बातें ओवरऑल बोली गई हैं। फिर ये बता रही हैं कि दिल्ली के वसंत कुंज में खबर निकल के आई थी कि 2 बच्चों को डॉग्स ने मार दिया। बाद में मेयर ने क्लैरिफाई किया, ऑटोप्सी रिपोर्ट में, अभी तक ऑटोप्सी रिपोर्ट आई नहीं है, बट ऐसा बताया गया कि शायद बच्चों की मौत कुत्तों के अटैक की वजह से नहीं हुई। तो बेसिकली कुत्तों को यहाँ पे जस्टिफाई कर रही हैं मेनका गांधी। अब ठीक है, वो एनिमल राइट एक्टिविस्ट, देखिए डॉग्स के रिस्पेक्ट में जो लोग एनिमल लवर हैं वो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करेंगे, और जो नहीं है, बहुत नेचुरल सी बात है दोस्तों, मेरे सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डॉग्स के प्रेजेंस में उतने कंफर्टेबल नहीं होते, और अगर डॉग सोसाइटी के अंदर घुस जाते हैं कुछ डॉग लवर्स के चलते, तो वो कहीं ना कहीं बाकी रेजिडेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं। रेजिडेंट्स सोसाइटी के अंदर टहल रहे हैं, डॉग वहां पे इरिटेशन पैदा कर रहा है, पीछे घूम रहा है। डॉग कभी कभी प्यार में आता है एक इंसान के पास कि आप उसको प्यार करो, लेकिन आप उसके साथ उस लेवल पे एसोसिएट नहीं कर पाते, इसका आप दुत्कार देते हो उसको। तो अब ये कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे। अगर आप लंदन या टर्की के इस्तांबुल जैसे शहरों में जाओगे, मैं दोनों शहरों में गया हूं, वहां पे आपको एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं दिखेगा। जो भी डॉग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हैं, वो पेट डॉग्स हैं। तो फिर ये क्वेश्चन उठता है कि फिर इंडिया के अंदर स्ट्रीट डॉग्स क्यों घूम रहे हैं? ठीक है, इनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट क्यों नहीं किया जा रहा है? खुले में कुत्ता क्यों घूम रहा है? तो ये कुछ इश्यूज हैं, इनके कुछ अपने एथिकल मॉरल एंगल्स भी हैं। आप इस इशू को अपने तरीके से देख सकते हैं। डॉग के रिस्पेक्ट में आपका क्या व्यू पॉइंट है? ओवरऑल मेनका गांधी के व्यू पॉइंट के साथ आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर स्लीपर सेल्स की पंजाब अवेक। देखिए, प्रो खालिस्तान प्रीचर अमृतपाल सिंह अभी भी भागा हुआ है, अभी तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई है। अपने आप में पंजाब पुलिस की एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और इससे यह भी पता चलता है कि इस समय पे पंजाब के अंदर स्लीपर सेल्स एक्टिव है। देखिए, 1 साल पुरानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए फ्लैग और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। जो 30 साल का वारिस पंजाब डे का जो चीफ है, इसकी कैवलकेड को जलंधर डिस्ट्रिक्ट में इंटरसेप्ट किया गया, तो उसके बाद से ये गायब है। अमृतपाल सिंह के ऊपर आधे दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। चूंकि पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही, तो पुलिस की प्रोफिशिएंसी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। ओके, इनफैक्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ओवरऑल अभी हेबियस कॉर्पस पिटीशन जब फाइल हुई, तो आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इंटेलिजेंस फेलियर बोला गया, क्योंकि 80,000 स्ट्रांग पुलिस फोर्स के बावजूद भी आप अमृतपाल सिंह को नैब नहीं कर पा रहे हो। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि हो सकता है स्लीपर सेल्स एक्टिव हो पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर कुछ ऐसे लोग हों जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हों, और उन खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स ने चुपचाप से अमृतपाल सिंह को शरण दे रखी हो, इसलिए वो लंबे समय से बच पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले, तो ये कल शायद ये न्यूज वायरस हो रही थी कि अमृतपाल सिंह नेपाल में है, और भारत सरकार ने, जो नेपाल की एम्बेसी है भारत सरकार की,
उसने ओवरऑल नोटिस इशू किया और नेपाल की सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि अमृतपाल सिंह को पकड़ो। अब ये न्यूज़ कंफर्म्ड है नहीं है पता नहीं, कुछ मीडिया पोर्टल्स में मैंने पढ़ी थी। तो ये तो इंडिया के लिए थोड़ी सी आप कह लो ह्यूमिलिएशन की बात हो जाएगी कि देश छोड़ के निकल जाए अमृतपाल सिंह, क्योंकि अगर वो इंडिया से नेपाल पहुंच गया तो फिर नेपाल से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, फिर पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। हम बस यही उम्मीद करेंगे कि इंडिया के अंदर हो और इंडिया में पकड़ा जाए। अब देखिए ये जो स्लीपर सेल्स की बात की जा रही है, मतलब वो लोग जो एकदम चुप हैं। स्लीपर सेल्स बहुत सारी मूवीज में दिखाए जाते हैं, जैसे हॉलीडे मूवी अक्षय कुमार की, उसमें स्लीपर सेल्स दिखाए गए हैं। तो स्लीपर सेल्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से अफेक्टेड होते हैं, वो नॉर्मल इंसान की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन जब उनके सरगनाओं का कॉल आता है तो वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो खालिस्तान मूवमेंट वैसे तो डेड है ओवरऑल, ज्यादातर सिख लोग खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते, दे आर पीस कीपिंग यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हो जो चुपके से बैठे हो पंजाब के अंदर और स्लीपर सेल की तरह यहाँ पे अमृतपाल सिंह को सपोर्ट दे रहे हो। अभी 2022 में एक रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड फेंका गया था पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर्स में मोहाली में। पुलिस ने बोला बब्बर खालसा जो कि इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका यहां पे रोल है। फिर अक्सर कर सुनने में आता है कि एक नेक्सस ऑफ गैंगस्टर्स और पाकिस्तान की आईएसआई इनको सपोर्ट कर रही है, सेपरेट सिख के लिए ये खालिस्तानी लोग लड़ रहे हैं और इनके एजेंडा में केवल इंडिया वाला पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब इंक्लूडेड नहीं है। अभी रिसेंटली पटियाला में भी प्रो खालिस्तानी और एंटी खालिस्तानी ग्रुप के बीच में क्लैशेस देखने को मिली। धर्मशाला के अंदर कुछ खालिस्तानी फ्लैग नजर आए मेन गेट पे। हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली की वॉल्स पे कुछ खालिस्तानी फ्लैग आपको नजर आए। तो इन सब इंसिडेंट्स के चलते आर्म्ड मिलिटेंसी का जो खतरा है वो आपको काफी बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है। पुलिस का साफ साफ बोलना है कि इस प्रकार के इवेंट्स को टेररिस्ट बैकिंग मिल रही है फॉरेन कंट्री से। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान के साथ हम हॉस्टाइल बॉर्डर शेयर करते हैं तो पाकिस्तानी इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट दे रहे हैं। अक्सर कर इन स्लीपर सेल्स की प्रेजेंस को कैसे जस्टिफाई किया जाता है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स, कैश, वेपन्स और एक्सप्लोजिव इंडिया के अंदर भेजे जाते हैं। तो उन एक्सप्लोजिव्स को कौन कलेक्ट करता है? ये वही स्लीपर सेल्स हैं जो कि ड्रग प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है और ये भी कहीं ना कहीं खालिस्तानी एजेंडा में से जुड़े हुए हैं। फिर ओवरऑल जून लास्ट ईयर में सिमरनजीत सिंह मान ये हार्डलाइनर सिख लीडर हैं और अक्सर कर आप देखो तो खालिस्तान का एजेंडा फैला नजर आते हैं। अब ये पंजाब की संगरूर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गए, तो ओवरऑल एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर यहाँ पे एमएलए का इलेक्शन जीत रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है जो रेडिकल एलिमेंट हो खालिस्तान वाला वो कुछ लोगों के अंदर बढ़ रहा हो, ये आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने क्लियरली बोला है कि हम स्टेट को सेक्टेरियन लाइंस पे टूटने नहीं देंगे, धर्म के आधार पर टूटने नहीं देंगे। जो लोग पंजाब की यूनिटी और इंडिया की यूनिटी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। जरूरी यह है कि अमृतपाल सिंह जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए ताकि वंस एंड फॉर ऑल अभी के लिए इन चीजों के ऊपर मिट्टी डाली जा सके। फिर नेक्स्ट सस्पेक्ट मूव, कर्नाटका के अंदर 4% जो मुस्लिम्स का रिजर्वेशन हटाया गया और 2% वोकालिगा को और 2% जो लिंगायत को दिया गया, इसको एक डिवीजिव गैम्बल बोल रहा है ऑथर। और ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टेप को अभी रूलिंग सरकार ने लिया है आने वाले इलेक्शंस में एक एडवांटेज पाने के लिए, और मुस्लिम्स को जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा है वहां पे एडजस्ट कर दिया गया। तो ये स्टेप कुछ हद तक महाराष्ट्र ने जो 2015 में मुस्लिम्स का 5% कोटा हटाया था उसके जैसा ही है। अब खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि इस प्रकार से जब कोटा इंपोज किया जाता है या हटाया जाता है तो टेक्निकली आपको कर्नाटका के स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिकमेंडेशन चाहिए, क्योंकि यहां पे मुस्लिम्स को भी बैकवर्ड क्लासेस का एक पार्ट समझा जा रहा है, क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली फॉरवर्ड नहीं है। बीजेपी ने बोला कि 1995 में जब मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया था तो दैट वाज माइनॉरिटी असेसमेंट, और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे रिजर्वेशन देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस कंटेक्स्ट में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन रिमूव्ड इन कर्नाटका। तो मुस्लिम रिजर्वेशन मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वो पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें मैंने सारा आपको लॉजिक बता रखा है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से राज्यों में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है और क्या सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना कॉन्स्टिट्यूशनल है। सारे लीगल एंगल्स मैंने वहां पे समझा रखे हैं, अभी उनको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। बहुत से स्टेट्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मुस्लिम्स को बैकवर्ड क्लासेस का पार्ट बना के रिजर्वेशन दिया गया है। ये बोल देना कि मुस्लिम्स सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट पा चुके हैं इसलिए उनको बैकवर्ड कैसे किसी हटाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर कर्नाटका के अंदर जो 17% शेड्यूल कास्ट का कोटा है उसके अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स में कुछ रीशफलिंग हुई और ये रीशफलिंग भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस प्रकार के स्टेप्स जस्ट इलेक्शन से पहले एक तो लीगली भी सही नहीं है, दूसरा ओवरऑल
ये इलेक्टोरल डिविडेंड्स के नाम पे सोसाइटी को बांटते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे ओवरऑल नहीं करना चाहिए। ये अनवांटेड फायर्स को स्टोक करते हैं। तो दिस स्टेप शुड नॉट हैव बीन टेकन। जुडिशरी इसमें जो करेगी वो करेगी, बट ये स्टेप लेना एथिकली इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ ऑथर बोल रहा है। फिर नेक्स्ट, टैक्टिकल रिट्रीट। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी लेटेस्ट इनका दिसंबर 2022 में शुरू हुआ। अब जब ये 37वीं गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो इन्होंने बोला इनके 4 गोल हैं। कौन कौन से गोल? एक तो ईरान को ब्लॉक करेंगे, दूसरा इजराइल की सिक्योरिटी और गवर्नेंस को रिस्टोर करेंगे, तीसरा डील विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो इन्फ्लेशन इजराइल के अंदर उसको टैकल करेंगे, सर्कल ऑफ पीस को एक्सपेंड करेंगे, अरब्स के साथ पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे। ठीक है भाई। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का एक सिंगल एजेंडा रहा है, और वो एजेंडा है नेसेट के अंदर जो जुडिशियल ओवरहॉल बिल्स हैं उनको पास कराना, जुडिशरी की ताकत को कम करना, सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करना। क्योंकि केस 1000, 2000, 4000 ऐसे बहुत से करप्शन केसेस चल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक टेंशन, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जब ज्यादा बवाल होने लगा इन जुडिशियल रिफॉर्म्स के बिल को लेके, तो खुद जो कैबिनेट मेंबर थे नेतन्याहू के, डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, उन्होंने बोला कि आप कुछ समय के लिए इन जुडिशियल रिफॉर्म्स के बिल को रोक दीजिए। तो बेंजामिन नेतन्याहू नाराज हो गए, बोले तुम अपना डिफेंस का काम देखो, ये पॉलिटिकल पचड़ों में ना पड़ो, और उनको यहां पे सैक कर दिया। अब जैसे ही सैक किया, इतना भारी बवाल मच गया इजराइल के अंदर कि अभी के लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स के बिल को नेतन्याहू ने रोक दिया है। नेतन्याहू इतना ज्यादा प्रेशर में आ गए कि सिविल वॉर की सिचुएशन भी बनती नजर आ रही थी। अब इस बीच में जो नेतन्याहू के कोलिशन पार्टनर हैं, जिनका नाम है इतामार बेन ग्विर, ये नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, कोलिशन पार्टनर है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, हार्डली कंजर्वेटिव हैं, राइट विंग अप्रोच को अपनाते हैं कि ज्यूज ही सबसे आगे रहेंगे, ज्यूज ही टॉप पे रहेंगे, हम अरब माइनॉरिटी को एंटरटेन नहीं करेंगे, उस तरीके की आप कह लो व्यू पॉइंट रखते हैं बेन ग्विर। तो बेन ग्विर ने बोला कि एनार्किस्ट के सामने झुको मत, सरेंडर मत करो, मतलब जो लोग भी जुडिशियल रिफॉर्म्स के अगेंस्ट बवाल कर रहे हैं उनको दबाओ। लेकिन यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में आ गया कि नेशनल मूड बहुत खराब है, यहाँ पे चुप हो जाना ही सही है। तो यहाँ पे नेतन्याहू चुप हो गए, उन्होंने बेन ग्विर को भी चुप कर दिया। बेन ग्विर को चुप कराने के लिए नेशनल गार्ड का चार्ज ओवरऑल बेन ग्विर की मिनिस्ट्री को दे दिया गया। तो बेन ग्विर को एक एडिशनल पोर्टफोलियो दे दिया गया है कि भाई ठीक है तुम चुप रहो, तो हम ये सब दे रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक करप्शन नजर आ रहा है। ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार पावर में आए थे 1996 में शाइमन पेरेस को हरा के, उसके बाद से बहुत अप्स एंड डाउन देखे इन्होंने। ओवरऑल बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर इजराइल की पॉलिसी बहुत ज्यादा राइट विंग हो गई, एक्सट्रीमली राइट विंग है। इनकी राइट विंग लिकुद की सरकार में रिलीजियस शाज और यूनाइटेड टोरा जोइज्दम, फार राइट रिलीजियस जोइनिस्ट और ओत्समा यहूदियत पार्टीज हैं। ये कहीं ना कहीं ट्रू जूइश आइडेंटिटी की बात करती हैं। ओवरऑल अरब्स को थोड़ा सा भी ग्राउंड ये कंसीडर नहीं करना चाहती, ये पार्लियामेंट का कंट्रोल चाहती हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को ओवररूल करके सिर्फ अपनी ताकत को असर्ट करना चाहते हैं। तो अभी के लिए नेतन्याहू ओवरऑल मैटर को टैकल कर पाए हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स को रोक दिया, लेकिन अभी भी उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स को सस्पेंड नहीं किया है। तो ये बहुत पोलराइजिंग इशू है। बेटर ये रहेगा कि इजराइल की रूलिंग सरकार इस प्रकार के इश्यूज को छोड़ ही दे, नहीं तो लॉन्ग टर्म में इजराइल को अंदर से काफी कमजोर कर सकता है। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल्स। ओवरऑल 6 आर्टिकल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको लेक्चर सुनने में मजा आया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। अब ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते